एक दिन अगर ज्योग्राफी अपलोड ना हो तो आप लोग एकदम हाहाकार मचा लेते हैं, है ना। ठीक है, ज्योग्राफी पहले शुरू हुआ है तो पहले ख़त्म भी होना चाहिए, साथ साथ हिस्ट्री भी चलने दीजिए। ज्योग्राफी में डेली बेसिस पर ख़त्म करूँगा, गैप नहीं आएगा ज्योग्राफी में। अब अपवाद स्वरूप कभी आ गया तो बात दूसरी है। ज्योग्राफी खुद मेरे दिमाग में है कि पहले ख़त्म होना चाहिए, तेज़ी से ख़त्म होना चाहिए। ये वीडियो छोटा है, खाद्यान्न पढ़ा चुका, दलहन फसलें पढ़ा चुका, अब तिलहन पढ़ा रहा हूँ, ऑयल क्रॉप्स। ठीक है, तिलहन के बाद थोड़ी देर बाद, इस वीडियो के थोड़ी देर बाद में नकदी फसलों पर जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं या फिर है ना कैश क्रॉप्स, उन पर भी वीडियो अपलोड करूँगा थोड़ी ही देर में। मुझे पता है ये छोटा है, आपका मन नहीं भरेगा, कमेंट पढ़ते पढ़ते सब समझ में आने लगा धीरे धीरे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, अक्सर कमेंट में मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। ये काम की बात है, बताएं, उत्तर देने लायक प्रश्न है इसका। क्या करेंगे एनसीईआरटी पढ़ के आप? मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ ना। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ तो आप क्यों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी? मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? इसमें एनसीईआरटी की चीज़ें मैं शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, आप बस जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाइए, कोई शक मत रखिए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। जो छूटेगा वो क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें शामिल हो जाएगा। इवन पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न भी उसमें शामिल हो जाएंगे। सब कुछ टेस्ट सीरीज जब भी आता है खूब तसल्ली से और खूब शिद्दत के साथ उसे हल करिए, है ना। थोड़ा स्लो है भी टेस्ट सीरीज, तेज हो जाएगा। हाँ, तिलहन क्या होता है? ऑयल क्रॉप्स। जिन फलों से या फिर फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें हम तिलहन कहते हैं। जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, है ना, सरसों हो गया, नारियल हो गया, सूरजमुखी, कुसुम। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, आपके ज्ञान का व्यापक परीक्षण हो जाता है कभी कभी। अब चार तो फसल दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सी ऑयल क्रॉप है, तिलहन फसल है? अगर बाकी तीन खाद्यान्न है या फिर दाल की फसलें दी हुई है बाकी तीन ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में कुसुम है, तो जानकारी होनी चाहिए ना कि कुसुम जो है ऑयल क्रॉप्स है। क्या सभी लोग इस बात को जानते थे? तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपनी सभी रिसीवर को, दिमाग का जो रिसीवर होता है उसे एकदम तगड़ा रखा करिए कि सवाल किस तरह से बन सकता है। उदाहरण के लिए, ये तो आप जानते हैं कि सोयाबीन, मूंगफली, सरसों से तेल निकलता है, सूरजमुखी से भी तेल निकलता है, कुसुम से भी तेल निकलता है। जानने वाली बात यह भी कि सोयाबीन तिलहन भी है और दलहन भी है, पल्स क्रॉप भी है। जो सोयाबीन होता है उससे दाल भी बनती है और तेल भी निकाला जाता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है तिलहन फसलें। तिलहन फसलों की खेती हमारे देश में उन्हीं भागों में की जाती है जहां वर्षा कम है और जहां भूमि अनुपजाऊ है, यानी उसमें उपजाऊ क्षमता कम है। ठीक है, और वर्षा वहां बहुत कम होती है। उन्हीं क्षेत्रों में तिलहन फसलें उत्पादित की जाती हैं। ये तो आप रट लेंगे कि सोयाबीन में एमपी प्रथम है, मूंगफली में गुजरात प्रथम है, लेकिन इन बातों पे लोग कम ध्यान देते हैं और ऐसे ही सवाल जब पूछे जाते हैं तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो भी मैं लिखवाता हूँ वो बहुत ही काम का है। तो तिलहन फसल वर्षा की कमी या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपजाया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो ऐसे ही भूमि बहुत कम उपजाऊ होगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो ये पूछा गया सवाल है आईएएस एग्जाम में भी और पीसीएस एग्जाम में भी इसे पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा घुमा फिरा कर। नेक्स्ट, अच्छा सवाल ये है कि इसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में क्यों उपजाया जाता है? देश के जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ भूमि उपजाऊ भी है, वर्षा भी है, वहाँ खाद्यान्न बोए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देश के लिए तेल से ज़्यादा जरूरी क्या है? खाद्यान्न है। तो इसलिए उपजाऊ क्षेत्रों में खाद्यान्न बोए जाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, है ना। यही कारण है कि उपजाऊ क्षेत्रों में इसे नहीं बोया जाता है, वहां पे उगा लिया जाता है। दूसरा कारण ये है कि तिलहन वाले फसलों को उतनी सिंचाई की जरूरत नहीं होती है ना। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। ध्यान दीजिएगा, खाद्यान्न फसलों के बाद दलहन का स्थान नहीं है, तिलहन का स्थान है। किसमें? कुल बोए गए क्षेत्रों में, है ना। बोए गए क्षेत्रों के क्षेत्रफल के मामले में खाद्यान्न के बाद तिलहन फसलों का स्थान है। ध्यान दीजिएगा। तिलहन उत्पादन मध्य प्रदेश अग्रणी है, यह सब आप जानते ही होंगे। सरसों रबी का फसल है तिलहन में। सरसों रबी का मतलब गेहूं सीजन में पैदा किया जाता है, जो गेहूं सीजन होता है ना, जाड़े में बोया जाता है और बसंत ऋतु के बाद काट लिया जाता है सरसों, है ना। जबकि मूंगफली और सोयाबीन खरीफ ऋतु की फसल है, मतलब मानसून काल में बोया जाता है इसे, मूंगफली को और सोयाबीन को।
हमारे देश में तिलहन फसलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है। ठीक है, हमारे देश में तिलहन फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? सोयाबीन का। जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन्हें लगता होगा सरसों का, नहीं सरसों का नहीं होता है, सोयाबीन का होता है। सोयाबीन कहाँ पैदा होता है सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश में। यही कारण है कि कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तिलहन में सोयाबीन होता है और सोयाबीन एमपी में होता है। तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का और इसके बाद मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली एक स्वपरागित फसल है, मतलब दूसरे फूलों के साथ इसका परागण नहीं होता है, अपने से परागित हो जाती है। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल होता है। आजकल इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, फसलों को विज्ञान के साथ जोड़कर उनके विज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से मिर्चे में तीखापन कैसे होता है ना, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे आंखों में आंसू आने लगते हैं, ये सब चीजें पूछता है आजकल। तो सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल होता है जो कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जब हम खाते पीते हैं तेल वाली वस्तुएं या ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो रक्त में हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? थक्का बनाता है। वो कोलेस्ट्रॉल के थक्के हमारे जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें जाके जाम कर देती हैं उसको, जिससे रक्त बहने में बाधा आती है। उससे अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रक्त में इकट्ठा हो जाए, आपके रक्त नलियों में इकट्ठा हो गया है तो हार्ट अटैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हृदय को पंप करने में बाधा पहुंचती है। हृदय पंप नहीं करेगा, बाधा पहुंचेगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। इसलिए जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं, है ना, उन्हें क्या सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल मार्केट मिलता है। सरसों के तेल में तीखापन पाया जाता है ना, वो तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। सरसों के तेल में जो तीखापन होता है वो आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। जब सरसों को हम गर्म करते हैं तो उसमें से झार उठती है ना, एक झार, आंखों में पानी भी आ जाता है अगर झार आंखों में चली गई तो, वो आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। सरसों में एरोसिक अम्ल पाया जाता है। एरोसिक अम्ल शरीर के लिए हानिकारक होता है। सभी सरसों में नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं फसलों में पाया जाता है एरोसिक अम्ल। कुसुम के तेल का इस्तेमाल वाटरप्रूफ कपड़ों के इस्तेमाल में होता है। वाटरप्रूफ मतलब जिसमें पानी न प्रवेश कर पाए। वाटरप्रूफ कपड़ों के इस्तेमाल में कुसुम के तेल का इस्तेमाल होता है। साथ ही चमड़े का प्रिजर्वेशन भी किया जाता है कुसुम के तेल में, है ना, और चमड़े के प्रिजर्वेशन भी होता है कुसुम के तेल का इस्तेमाल। कुसुम महाराष्ट्र में पैदा होता है। नेक्स्ट, तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य इस प्रकार है। कुल तिलहन एमपी, सोयाबीन एमपी, मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान, नारियल तमिलनाडु, कुसुम महाराष्ट्र, है ना। सूरजमुखी कर्नाटक, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बाकी तो याद हो गया। सूरजमुखी कर्नाटक में पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फसलों में पोषण स्तर। पोषण स्तर मैं खाद्यान्न पढ़ा रहा हूँ, फिर दाल पढ़ाया, अब तिलहन पढ़ा रहा हूँ, तो आइए एक बार एकत्रित कर लें हम पोषण स्तर को कि क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं सभी प्रकार के फसलों में। तो चावल में 6% प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट। आमतौर पे मैंने इसलिए बताया इसलिए क्योंकि आमतौर पे लोग समझते हैं कि चावल में प्रोटीन नहीं होता है, चावल केवल कार्बोहाइड्रेट के लिए जाना जाता है, ऐसा नहीं है। चावल में भी 6% प्रोटीन होता है, यानी गेहूं का लगभग आधा। गेहूं में ज़्यादा प्रोटीन होता है इसलिए हम रोटी खाते हैं, सलाह देते हैं कि रोटी खाओ, चावल कम खाओ मोटे हो जाओगे, कहते हैं ना। तो चावल में 76% कार्बोहाइड्रेट है और गेहूं में कितना कार्बोहाइड्रेट है? 65%। केवल 10% ही तो कम है, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट है, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों लोग सलाह देते हैं कि चावल कम खाओ रोटी ज्यादा खाओ, रोटी भी ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट। हाँ, इतने से अंतर पड़ सकता है कि प्रोटीन अपेक्षाकृत चावल की अपेक्षा अधिक है और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम है। तो 15% प्रोटीन गेहूं में होता है, ध्यान दीजिएगा, और 6% प्रोटीन चावल में होता है। मक्का में प्रोटीन का कोई खास स्थान नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि मक्का में खाद्यान्नों के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रोटीन मक्का में पाया जाता है, ठीक है। मक्के में मिठास होती है ना। आजकल तो मक्का हर जगह बेचा जा रहा है, मॉल वॉल में क्या बोलते हैं उसे, स्वीट कॉर्न बोलते हैं, स्वीट कॉर्न। उसे उबाल कर
उबाल कर और कुछ मसाले छिड़क कर खिलाते हैं, काफ़ी मीठा लगता है। हालांकि वो जो मक्का खिलाते हैं वो पंजाब से आता है शायद, हाँ पंजाब का मक्का होता है। पंजाब में मक्का उत्पादन के लिए, मक्का एक शीतोष्ण पौधा है। आपने अक्सर सुना होगा कि मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, यूएसए में। यूएसए के बाद मक्का उत्पादन में चाइना का स्थान है। यूएसए और चाइना, यूएसए प्रथम स्थान है मक्का उत्पादन में, चाइना मैं अपने ऊपर है ना इसलिए मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, इधर यूएसए और इधर चाइना। तो ये यूएसए और चाइना की अवस्थिति क्या है, क्या ये विषुवत रेखा के पास है? नहीं, उत्तरी ध्रुव के पास है। मतलब शीतोष्ण क्षेत्र की फसल है मक्का। भाई जहाँ उसका अच्छा जलवायु वहीं पैदा होगा ना, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन यूएसए में, फिर चाइना में। यूएसए में जो मक्का पैदा होता है वो 50% जानवरों को खिला दिया जाता है। मक्के में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, मिठास होती है। वहाँ के जानवर खूब मक्का खाते हैं। यानी हमारे यहाँ तो बहुत घटिया मक्का पाया जाता है। हम जो छोटे छोटे मक्का देखते हैं बाली वाला, जो ठेले पे भुना जाता है, वो बहुत ही सामान्य कोटि का मक्का होता है। क्यों? क्योंकि भारत मक्का उत्पादन के लिए अच्छी जलवायु वाला देश नहीं है। मक्का शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो यूएसए का मक्का खूब लंबा लंबा होता है। वहाँ के जानवर उस मक्के को खाते हैं और खूब दूध देते हैं, है ना। उसमें खूब कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मक्के में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। पंजाब में अच्छा मक्का पैदा होता है। क्यों? क्योंकि पंजाब हिमालय के पास है। पंजाब में लगभग शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समझ रहे हैं आप, हिमालय के पास होने के चलते। आप चंडीगढ़ कभी गए हैं? पंजाब के चंडीगढ़ में, पंजाब का चंडीगढ़ एकदम शिवालिक की तलहटी के पास बसा हुआ है। सुन लीजिए, अनुभव की चीज़ है। पंजाब का जो चंडीगढ़ है, शिवालिक पर्वत की तलहटी के एकदम पास बसा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ क्रॉस करेंगे, आपको ऊंचाई मिलनी शुरू हो जाएगी। आप आंखों से देखेंगे कि छोटे छोटे पहाड़ मिल रहे हैं, है ना। धीरे धीरे ठंडी लगने लगेगी। तो चंडीगढ़ एकदम लंदन की तरह है। जैसे लंदन ठंडे क्षेत्रों में बसा हुआ है, चंडीगढ़ भी हिमालय के नज़दीक होने के चलते एकदम जलवायु लंदन की तरह है लगभग लगभग, और है ना। तो वहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है और उसी हिसाब से चंडीगढ़ को बसाया भी गया है। एकदम लंदन से कम नहीं है चंडीगढ़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा पंजाब हिमालय के करीब होने के चलते शीतोष्ण जलवायु में आता है। गेहूं कहाँ का पौधा है? शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। मक्का शीतोष्ण जलवायु का। गेहूं इसीलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? पंजाब में, क्योंकि पंजाब की जो जलवायु है गेहूँ उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन ले लीजिए तो पंजाब में पैदा होता है। अब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है यूपी के पास, इसलिए गेहूं का कुल उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो जाता है। लेकिन छोटे से खेत में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ? पंजाब में। नेक्स्ट, मक्के में 80%, सोयाबीन 45% प्रोटीन होता है। फसलों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। 45% प्रोटीन, 20% तेल होता है। मूंगफली में भी 30% प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि मूंगफली कोई फालतू चीज़ नहीं होती है ना। मूंगफली में 30% प्रोटीन पाया जाता है और खाने में टेस्टी भी होता है। सोयाबीन खाने में बहुत कड़वा होता है। सोयाबीन कौन खाएगा? कभी आपने भिगो के खाया है चने की तरह? मैंने एक बार प्रयास किया था, उल्टी हो गई, वोमिटिंग हो जाती है, बहुत कड़वा होता है सोयाबीन। लेकिन मूंगफली टेस्टी होता है, 30% प्रोटीन भी पाया जाता है, ठंडी में काफ़ी भुना जाता है, खाना चाहिए। ये हो गया पोषण स्तर की बात। और तिलहन आज खत्म। इस वीडियो की जस्ट बाद यानी आज ही की डेट में नकदी फसल भी मैं अपलोड कर दूंगा। हो हल्ला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप जितना हो हल्ला मचाते हैं मुझे अच्छा लगता है, उससे पता चलता है कि क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, नमस्कार।